इस वीडियो में हम क्लास 9 सोशल साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को समझेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाइए, तो लीजिए मैंने आपकी डिमांड को पूरा कर दिया। इस चैप्टर से आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने केवल इस वीडियो में वही क्वेश्चंस बताए हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन समझाऊंगी जो आपके पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना क्या है? इसका आंसर है, यह परियोजना वर्ष 1948 में शुरू की गई थी और यह 1968 में पूरी हुई थी। इस परियोजना का नाम दो बांधों भाखड़ा और सतलज नदी से आया है, जो सिंधु नदी सतलज नदी की एक सहायक नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। देखिए भाखड़ा नागल परियोजना क्या है। यह परियोजना 1948 में शुरू हुई और 1968 में पूरी हो गई थी। इस परियोजना का नाम दो बांधों के नाम पर रखा गया है। एक बांध है भाखड़ा और दूसरा सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये सिंधु नदी और सतलज नदी की एक सहायक नदी पर निर्मित है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्यों के बीच में चलती है, ये कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के बीच बहने वाली एक नदी है। अब क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर होगा, पहले दामोदर अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी। नदी में एकाएक बाढ़ आ जाने के कारण तटीय इलाकों में भारी जनधन की हानि होने का संकट बना रहता था। यही कारण है कि इस नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। देखिए क्या होता था, पहले दामोदर नदी में अचानक से बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में बहुत ही जनधन की हानि होती थी। इसीलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो देखिए 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नाम का एक गंगा संरक्षण मिशन शुभारंभ किया और इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। देखिए समझिए, 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए और उसे पुनर्जीवित करने के लिए एक मिशन चलाया, जिसका नाम था नमामि गंगे मिशन। इस मिशन का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये पूरा मंत्रालय का नाम है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। ठीक है, ये इस परियोजना को चलाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है? देखिए आप अंतर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर सारे ही कर लीजिएगा। एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या है? देखिए एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां समुद्र का पानी और नदी का पानी मिलता है। समझ लिया, एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां समुद्र का पानी और नदी का पानी आपस में मिलता है, वो एस्चुरी कहलाता है। डेल्टा, डेल्टा नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी हुई आकृति होती है। फिर एस्चुरी का निर्माण उच्च ज्वार वाले क्षेत्र में होता है और डेल्टा का निर्माण निम्न ज्वार वाले क्षेत्र में होता है। अगला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमामि नर्मदे परियोजना क्या है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का सर्वाधिक हिस्सा आता है और प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन कुछ बीते सालों से अत्यधिक दोहन और प्रदूषित होने से कई जगह नदी का पानी दूषित हो गया, वहां पानी भी कम होने लगा। इसी चिंता के मद्देनजर मध्य प्रदेश की सरकार ने 11 दिसंबर 2016 से 144 दिन तक चलने वाली नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा के बड़े अभियान की शुरुआत की। इसे नमामि देवी नर्मदे का नाम दिया गया। ठीक है, फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। तो हिमालयी नदियों में आपको लिखना है कि इनमें पूरे साल पानी बना रहता है और प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह वर्षा पर निर्भर रहता है, मतलब इनमें साल भर पानी नहीं रहता है। दूसरा इसका अंतर हो जाएगा, इनका अपवाह क्षेत्र बहुत लंबा होता है और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह क्षेत्र बहुत छोटा होता है। एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अगर आप चाहें तो ये याद कर लीजिएगा, नदी प्रदूषण रोकने के उपाय लिखिए। तो नदियों को प्रदूषित होने से रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला, तो नदियों को उथली होने से बचाएं, यानी कि नदियों में गहराई ज्यादा रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा उनमें पानी बना रहे। दूसरा, नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए। तीसरा, नदियों को गंदा होने से बचाया जाए। चौथा, जानवरों को नदियों में जाने से रोका जाए। पांचवा, कारखानों से निकलने वाला केमिकल युक्त जल नदियों में उपचारित होकर पहुंचाया जाए। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें आप याद कर लीजिए। आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।